स्टूडेंट, दोबारा एक नई वीडियो के साथ अपन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार अपन क्या है, न्यूक्लियाई की वीडियो बना रहे हैं जो चैप्टर नंबर 13 आपका है, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी के अंदर आपके लगभग देखने को मिलते हैं। अभी जो लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है और जो 12th बोर्ड CBSE का बचा हुआ है उसके अंदर भी, और बाकी सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ईजी और थ्योरेटिकल टॉपिक और बिल्कुल इजीली चैप्टर है, तो उसको आप समझने से पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं किसकी भी, फर्स्ट टॉपिक की। तो आपको आना चाहिए एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो अपन यहाँ पे देखो एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के लिए आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए। जैसे उसकी साइज़ क्या होती है, तो जैसे अपन ने पढ़ा है एटम की जो साइज़ होती है, जो रेडियस होती है वो अपन ने पढ़ रखी है, वो कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर, या अपन इसको 1 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं भाई। और न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल इससे भी छोटा होता है, तो न्यूक्लियस अपन यहाँ पे इसको माने तो अपन इसकी जो रेडियस होती है वो और भी छोटी होती है, उसको अपन क्या लिखेंगे -15 मीटर या 1 फर्मी मीटर। यानी इसकी जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो क्या है, और भी कम होती है। और न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 2 पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो अपन यहाँ पे स्टडी एटम की अपन ने कर चुके हैं इससे जस्ट पहले। अब इसके अंदर जो मौजूद है जिसका मास यानी एटम का कंप्लीट मास न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस की स्टडी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो न्यूक्लियस की स्टडी करने से पहले अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत कम रेंज यानी 10⁻⁻15 मीटर की दायरे के अंदर ही इसके अंदर पार्टिकल यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको देखो, उनका जो मास है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू अपन केजी से कंपेयर करें तो अपन उनका जो मास है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, बहुत स्मॉल पार्टिकल रहते हैं, तो उनका जो मास है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए उनके मास को अपन केजी में जो लिख रहे हैं तो वो एक कंफर्टेबल यूनिट नहीं है, तो उसके लिए अपन को एक अलग यूनिट बनाएगी। यानी अपना जो साइंस का सम्मेलन होता है उसके अंदर एक एटॉमिक मास यूनिट से अपन इन सभी को अपन क्या है इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसको एक किस को अपन बेसिस मान के अपन इसको डिफाइन करें, तो आपको एक एलिमेंट माना है कार्बन। यानी कार्बन में अपन ने पढ़ा है कि 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 टोटल जो वैल्यू है तो मास नंबर जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या मानेंगे कि कार्बन 12 के आधार पे अपन एटॉमिक मास यूनिट को अपन क्या है डिफाइन करेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट जो AMU से अपन इंडिकेट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी H जो एटम होता है उसका मास 1.6 10⁻⁻27 kg लिखा है मैंने, जो कि क्या है अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि यानी इसको इजी तरीके से कैसे डिनोट करें। तो उसके लिए दूसरा मास देखो कार्बन का लिखा है तो वो 1.992647 10⁻26 kg लिखा है ना। तो ये भी एक अनकंफर्टेबल यूनिट सी महसूस हो रही। तो इन सभी को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने एक क्या है अलग से यूनिट बना दी AMU, जिसको फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको डिफाइन कैसे करना है, यानी मास ऑफ 1 कार्बन जो 12 है एटम है उसका 12वां भाग, यानी अपन उसमें टोटल 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 का मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है उसमें और 6 ही क्या है न्यूट्रॉन। तो अपन इसको टोटल 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करने के बाद में पर्टिकुलर एक जो न्यूक्लियन है उसका क्या वैल्यू आ जाएगी, उसका जो मास है वो अपन यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखो कार्बन 12 का जो मास है वो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा था ये 1.99 × 10⁻⁻26 मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.66053 × 10⁻⁻27 kg। तो इस यूनिट को अपन क्या बोलेंगे 1 AMU या 1 U भी लिखा हुआ आ सकता है बुक के अंदर। तो आपको एक ही चीज़ है ये दोनों, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि 1 AMU और 1 U दोनों ही क्या है एक ही चीज़ को इंडिकेट करेंगे। तो आपको राउंड ऑफ में इसको याद रखना 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यानी मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग बराबर अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो ये चीज़ क्या है सामने आ रही है, तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं AMU यूनिट बोल दिया। तो अपन यहाँ पे अब इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे ये जो नंबर आ गया इसको एक AMU बोल दिया। तो एक AMU का मतलब है कि इसका मास कितना है, ये जो ब्रैकेट में मैंने बताया। अब देखो इसको अपन तीनों पार्टिकल का मास अपन कंपेयर करके इससे डिनोट करते हैं। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन
AMU में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो वैसे मास ऑफ इतना होता है और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी 1.00727 AMU में आ जाएगी। करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यानी इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपके सामने वापस कम बैक हो जाएगी। तो ये दोनों ही लगभग क्या है, इक्वल सी वैल्यू है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है तो वो आगे वाली डिजिट के अंदर, यानी यहाँ से थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू यानी 3-4 डिजिट तक याद रखनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से अपन मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो Mn से शो करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो 1.00866 AMU है ना। तो AMU जो आगे यूनिट आई है AMU का, यानी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास kg में वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1.6749 10⁻⁻27 kg, राइट। इसी तरह अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल होता है तो उसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है। AMU में देखो 0.00055 AMU। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं सबसे कम जो मास है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसको अपन क्या है, इस AMU यानी इस वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसको भी 00055 को, तो अपन पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1 10⁻31 kg। तो आपको ये वैल्यू याद भी रखनी चाहिए क्योंकि अपन न्यूक्लियस के अंदर किया है, जो भी न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी ये वैल्यू आपको ओरली याद रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो वैल्यू यहाँ पे पूछ ली जाती है तो सबसे ज़्यादा अपन यहाँ पे मास देख रहे हैं वो कौन से पार्टिकल का देख रहे हैं, न्यूट्रॉन का। उसके बाद में अपन देख रहे हैं प्रोटॉन का, और सबसे जो हल्का जो पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ पे सीक्वेंस में लिखें तो Mn सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में अपन Mp की बात करेंगे और उसके बाद में Me की बात करेंगे। तो मास का जो सीक्वेंस है वो भी आपको याद रखना है, Mn, Mp और Me, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। कंपेयर करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ओके, टॉपिक उड़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, यानी कोई भी न्यूक्लियस है उसको अपन इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे X एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे मैं Z लिख रहा हूँ। Z उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और A जो है यहाँ पे क्या है, मास नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। ओके, तो यहाँ पे अपन ने अलग से शो कर दिया है। Z एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, N क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और A क्या है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके अपन क्या है, वैल्यू बताते हैं कि इसका मास नंबर ये है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, काउंट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ले लिया गोल्ड ले लिया AU, तो यहाँ पे 79 है, वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो इसका जो नंबर आता है वो किसका है, 79, और इसका जो मास नंबर है 197 है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो आपसे पूछ सकता है कि A की वैल्यू क्या है, तो 197, आपका Z क्या है 79, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो इसमें से आपको क्या है 79 को माइनस करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे 197 माइनस 79, यानी अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, N की वैल्यू निकालें तो A माइनस Z लिख सकते हैं। तो 197 माइनस 79, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 118। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए भाई इसके अंदर 118। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट दे दे तो उसको आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का ये आपको तरीका याद रखना है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है उसके अंदर अपन बेसिक बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। अब इनकी जो इन्वेंशन की है वो भी थोड़ी सी बेसिक आपको याद रखनी है। मास वगैरह मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जो प्रोटॉन की जो इन्वेंशन की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन की जो इन्वेंशन की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन की थी वो किसने की थी भाई, J.J. थॉमसन ने। तो ये आपको इन्वेंशन जो किस साइंटिस्ट ने की है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, करेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। अपन यहाँ पे सबसे पहले उसकी बात करते हैं किसकी, आइसोटोप या आइसोप्रोटॉन। जिस एलिमेंट यानी कोई भी अपन जैसे हाइड्रोजन ले लिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जिस एलिमेंट में सेम रहते हैं, यानी उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं और मास नंबर क्या होता है अलग अलग होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप।
करेक्ट है। तो ये एग्जांपल से समझ रहे हो, देखो 1 1 1 तीनों क्या है, आइसोटोप है, बट इसका मास नंबर 1 2 3 अलग अलग है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप बोलेंगे। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में देखो आप, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, और 8 के अलावा 16 17 18, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इसका आपका मास नंबर है, तो 16 17 18 यहाँ पे सभी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो ये अपन ये क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के क्या हैं, ये आइसोटोप्स हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो आइसोबार। आइसोबार का मतलब है वेट से, तो वेट यानी जिस एलिमेंट के अंदर जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कि उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो आइसोबार यहाँ से देखो नंबर ऑफ एटॉमिक प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होंगे, अलग अलग, और मास नंबर क्या होगा आपका, सेम होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो 6 कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, तो 14 14 यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सेम देख रहे हो दोनों के अंदर, तो ये क्या है, आइसोबार, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको अपन बोलेंगे आइसोबार। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम का लिया है, तो इसके अंदर भी कितनी है, 3, तो यहाँ पे इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या है, अलग अलग है, तो एक ही वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोबार हो जाएंगे। इसी तरह से अपन लास्ट बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से अपन निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 - 1 यहाँ पे कितनी आ रही है, 2। इसकी बात करें दूसरे वाले एलिमेंट की, तो अपन क्या लिखेंगे, 4 - 2, तो यहाँ पे 2, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, 2, दोनों ही एलिमेंट में, तो वो क्या है, संख्या सेम है, नंबर सेम है। इसी तरह अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 - 3 दैट इज 4। यहाँ पे अपन बात करें किसकी, बेरियम की, तो बेरियम के अंदर भी न्यूट्रॉन कितना है भाई, 8 - 4 दैट इज 4, तो 4 4 यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोन। तो ये अपना क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये छोटे छोटे आपको तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट है उसमें प्रोटॉन्स की नंबर और न्यूट्रॉन्स की नंबर अलग अलग हैं, यानी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनमें सेम है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग देख रही है आपको। जिन के वैसे तो बेसिकली क्या है, दोनों क्या है, लगभग बराबर रहते हैं। जिन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग इक्वल रहते हैं, तो वो क्या है, स्टेबल रहते हैं, और जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, प्रोटॉन से कई गुना ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। जैसे अपन बात करें यूरेनियम की, या फिर अभी जो गोल्ड का एग्जाम्पल देख रहे हो आप, गोल्ड का वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो थे 79 और न्यूट्रॉन कितने थे, 118। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज़्यादा। इसी तरह से यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम के अंदर भी क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या है, अनस्टेबल होता है, तो वो किस में आ जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो वो क्या है, क्या वो टूटने की आगे अपन जो उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट आगे टॉपिक के अंदर, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट बताएंगे। थोड़ा साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, यानी उसकी जो साइज़ है वो मैंने बताई थी आपको कि जो एटम की जो साइज़ होती है वो मैंने बताई थी आपको 10⁻⁻10, यानी इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है इसकी। तो इसकी जो साइज़ है वो इससे भी कम है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये जो साइज़ होती है ये कितनी होती है, ये और भी कम होती है, ये इसकी वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी मीटर के बराबर मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे अपन देखो नंबर ऑफ यानी जो साइज़ है वो अलग अलग एलिमेंट में, जैसे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उसके साइज़ भी क्या है, मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करेगी, वो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो रेडियस है किसकी, न्यूक्लियस की रेडियस, तो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3 के। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो अपन के पास वैल्यू आएगी R0 a की पावर 1/3। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू वही देगा जिसका क्यूब रूट निकलता हो, जैसे आपको 8 दे दी, 27 दे देगा, 64 दे देगा, ये वही वैल्यू देगा जिसका क्यूब रूट निकलता हो, राइट। तो उसका क्यूब रूट निकाल कर आपको वैल्यू इसके अंदर पुटअप करनी है। अब यहाँ पे R0 जो मैंने कॉन्स्टेंट दिया है उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, वो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, राइट। तो इसको भी आपको क्या है याद रखना, R0 = 1.2 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो कि आपको फिक्स वैल्यू है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना R0 को।
ये तो होगी उसकी रेडियस। अब आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन यहाँ पे देखो बात करते हैं वी की। तो वी का जो फॉर्मूला होता है वो अपन क्या है, न्यूक्लियस को क्या मान सकते हैं, एक स्पेयर के रूप में मान सकते हैं। और स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट है। ये वैल्यू अपन यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे मैं पुटअप करने जा रहा हूँ, तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई, देखो आर नोट की क्यूब और ए की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो वी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, पाई आर नोट क्यूब और ए। तो यहाँ से अपन क्या है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। तो a जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उसका उतना ही क्या है, ज़्यादा होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम का ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है। करेक्ट है। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के अंदर क्या आ जाएगा, ये तो वॉल्यूम की बात हो गई। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब घनत्व की बात करें, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है देखो, रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास उसका कैसे डिनोट करेंगे, देखो मास एक तरह से उसका जो टोटल ए है, ए से अपन मास शो कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें आ गई। और वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ये लिखा पड़ा, देखो अपन यहाँ से लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, या आर नोट क्यूब ए भी लिख सकता हूँ इसको मैं। करेक्ट है। ये नीचे वाले फॉर्मूले से अपन ने इसको मेंशन कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा रीसेट करें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये जो यूनिट है वो AMU अपॉन मीटर क्यूब के अंदर है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा बेटा, 3/4 पाई आर नोट के क्यूब, है ना। तो AMU को अपन यहाँ पे चेंज कर लेंगे 1.6 × 10⁻27 kg पर मीटर क्यूब। ये अपन यहाँ पे वैल्यू लिख दिए। अब देखो ये सारी वैल्यू अपने पास कांस्टेंट है, इसको अपन एक बार मेंशन कर लेते हैं। 3 × 1.6 × 10⁻27 अपॉन में देखो 4 × 3.14 पाई की वैल्यू होती है और आर नोट की वैल्यू 1.2 × 10⁻15 और इसका क्या लगा देंगे भाई, क्यूब। तो अपन इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जो रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, राइट, kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका जो रो है वो क्या आ गया, न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है 2.4 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। प्लस की 10⁻17 आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा एक टॉपिक था, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आना निश्चित रूप से तय है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये एक तो ये वॉल्यूम वाला सीधा याद रखना है और डेंसिटी भी पूछ ले तो आपको ये वाला आपको सीधा याद रखना है। यहाँ से आपको आर की वैल्यू पूछ सके तो आपको ए की वैल्यू मैंने बता दी कि क्यूब रूट के अंदर मिलेगी और उसका क्यूब रूट निकालकर 1.2 से मल्टीप्लाई करके रेडियस निकाल सकते हो और उससे अपन क्या है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था। ओके बेटा, अपना मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन सबसे पहले आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जो अपन खाते हैं तो खाते ही अपने को क्या है, एनर्जी मिलती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि मास का एनर्जी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे पेज अटके हुए थे जो क्या है कि मास और एनर्जी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो रही थी, तो वो क्या है वहीं के वहीं पे क्या है फॉर्मूले बैठे हुए थे, वो आगे सोल्व नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए फिर आइंस्टीन ने अपना क्या है दिमाग लगाया और उसने ऑब्जर्व किया कि मास और एनर्जी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, जो कि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। और वो जो रिलेशन है वो अपन यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी और मास के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो उसको कांस्टेंट को लगाने के लिए आइंस्टीन ने क्या लिया भाई, यानी आपका क्या ले लिया, जो एनर्जी वो मास के क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो यहाँ से उसने हटाने के लिए E = mc²। तो ये आपको ध्यान में रखना है, E क्या होता है, mc²। तो मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और m क्या है भाई, मास। तो मास और एनर्जी के बीच में ये क्या है, छोटा सा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, E = mc²। अब देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 1 AMU के अंदर
जो अपने अभी जो ऑब्जर्व किया था, तो 1 AMU के अंदर जो वैल्यू होती है उसके अंदर देखो अपन अलग से बात करते हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, और उसके अंदर अपन ने अभी पढ़ा था 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो कितना है 1.66 10⁻⁻27 kg। अब इसके को एग्जाम्पल के रूप में अपन सोल्व करके लिखें तो c² यानी c की जो वैल्यू होती है c इक्वल्स टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी कितनी आएगी भाई mc² के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻27 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको याद रखना है वो वैल्यू कितनी होती है 1.4924 10⁻⁻10 ये जूल, ठीक है। ये वैल्यू किस में आ गई भाई एनर्जी की, किस में आ गई जूल। अब अपन इसको क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे अपन क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपन यहाँ पे E की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं 4924 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी चार्ज का जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ इससे अपन इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो डायरेक्ट याद रखनी है। वो कितनी होती है 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से सीधा याद रखोगे कि एक AMU के अंदर एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो आपको याद रखनी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आपको सीधा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसको क्या है बोल सकते हो। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था और इसके ऊपर एक बेसिक अपन ने एग्जाम्पल कर लिया। तो आपसे इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या पूछ सकता है कि 1 kg में कितनी एनर्जी होती है, तो m की जगह यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको लगाना है। ये मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, भी ये स्क्वायर लगेगा तब ये वैल्यू आपकी आएगी। तो आपको E = mc² लगाकर इसको क्या है कैलकुलेट करके ये चीज़ बतानी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि जो 2 न्यूक्लियन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या है बंधे रहते हैं, और उनको फ्री कराने के लिए अपन को जो एनर्जी देनी पड़ती है, यानी न्यूक्लियाई यानी आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको वहाँ से फ्री कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को अपन यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल का रूल ले रहे हैं। एग्जांपल के अंदर अपन क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और 8 को अपन क्या है जो वैल्यू आपको देखो मास ऑफ प्रोटॉन 8 × उसका AMU में वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर लिया था 1.007274। ये आपको यूनिट लगाकर अपन इसको सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपको दिख रही है कितनी है 8.05816। इसी तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 8 हैं, और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, तो अपन इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल जो वैल्यू अपन देख रहे हैं वो वैल्यू ये आ रही है। अब अपन टोटल जो वैल्यू है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास सम कर दें, तो सम करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.12744 यूनिट, यानी AMU के अंदर ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब जो एक्चुअल में इसका एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो अपन जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है उससे अपन ऑब्जर्व करते हैं तो 15.99493 ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा माइनर क्या है डिफरेंस है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे क्या है माइनर डिफरेंस अपन यहाँ पे देख रहे हैं जिसको अपन डेल्टा M बोलेंगे। तो इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, किसको भी 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो डेल्टा M आपको कितना फाइंड आउट हो रहा है वो आपको याद रखना है 0.13691 यूनिट। यानी आपको ये जो वैल्यू आपकी ये आप देख रहे हो डेल्टा M, ये इसको अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे मास डिफेक्ट की जो वैल्यू आई है वो कहाँ गई, जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि डेल्टा M का मान ये आ रहा है। तो
तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी दी थी उसको फ्री कराने के लिए वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, मास के अंदर। तो मास और एनर्जी के रिलेशन के साथ अपन यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट होता है वो उसको अपन थोड़ा सा क्या है इजीली थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। मास डिफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, देखो, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी उन सभी का मास, और मास को अपन क्या कर देंगे न्यूक्लियस के अंदर से माइनस कर देंगे, तो उसके अंदर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो, तो अपन यहाँ पे डेल्टा एम से शो कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, जेड, अपन जानते हैं प्रोटोनों की संख्या होती है एक तरह से मास ऑफ प्रोटोन, और ए माइनस जेड करेंगे तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो एम एन लिखेंगे। तो ये तो आ गया आपका टोटल मास ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का मास, है ना। तो इसको अपन क्या कर देंगे माइनस कैपिटल एम, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये डेल्टा एम लिख देंगे। तो अपन यहाँ पे डेल्टा एम क्या समझ गए कि जेड यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स की संख्या, और ए माइनस जेड कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, और उनमें से इन सभी को ऐड कर दिया, और माइनस एम ये न्यूक्लियस का जो मास है वो कैपिटल एम से शो किया। इन दोनों का डिफरेंस जो अपन यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए निकाला था ये कितना आ रहा था भाई, 1.3691। तो उसी तरह से यहाँ पे भी डेल्टा एम की किसी भी एलिमेंट या किसी भी न्यूक्लियस के लिए अपन यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो, बाइंडिंग एनर्जी, तो अपन ई बी से लिखेंगे, ई बी बाइंडिंग एनर्जी, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वो आपको यहाँ इसको अपन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू क्या है, जो एनर्जी आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, बाइंडिंग एनर्जी में। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू लिख रखी है वो अपन यहाँ पे दोबारा ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या लिखेंगे, डेल्टा एम को जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन माइनस का कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर, अपन ये वैल्यू भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये जो एनर्जी आ गई इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, ई बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर, जो भी आपकी वैल्यू है जैसे उसके अंदर निकालनी है, तो पूरे न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी वो इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसके अंदर क्या होता है वो और देख लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है बेटा एक न्यूक्लियन को, यानी न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने 8 ऑब्जर्व किए थे तो यहाँ पे 16 आ रहे थे, तो 16 की टोटल एनर्जी तो वो है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ एक न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, तो उस एनर्जी को अपन बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आगे बात सबको समझें, तो यहाँ पे अपन इसको कैसे डिनोट करेंगे, ई बी बार से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन कैपिटल ए, यानी मास जो नंबर है आपका ए, उससे अपन पूरी एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसके आधार पे अपन क्या है, किसी भी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को अपन डिफाइन करते हैं। जिस न्यूक्लियाई की लिए इसकी जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिसके लिए सबसे कम होती है तो वो कम स्टेबल होता है, जिसको अपन अभी ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। देखो बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो अपन यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो अभी अपन ने निकाला था, जो उसका जो फॉर्मूला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अपन ने क्या लिखा था, बार से लिखा था, ई बी बार अपॉन ए। यहाँ पे एक न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसकी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट यानी जिसकी भी जो अपन न्यूक्लियस के लिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसके लिए अपन को ये ध्यान में रखना है कि वो न्यूक्लियस क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए अपन अभी जो वैल्यू निकाली थी, देखो ऑक्सीजन की बात करें O16, तो इसके लिए जो डेल्टा एम जो अपन ने निकाला था, अभी जो अपन ने निकाला था डेल्टा एम, जो उसकी वैल्यू कितनी थी 0.13691। अब इस जो वैल्यू को अपन ने क्या किया था कि इसके आगे मैंने यूनिट लिखा था U, तो इसको अपन देखो कन्वर्ट करें। अब U की जो वैल्यू होती है 1 AMU, 1 AMU के अंदर जो एनर्जी होती है 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एनर्जी आएगी तो वो देखो कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन के लिए, तो ई बी बोलेंगे अपन। ई बी को अपन क्या लिखेगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा एम को 1.1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 127.553 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आपके पास ई बी आ जाएगी। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि 16 क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो ई बी बार जो अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 127.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की पावर 6 लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अपॉन में क्या लिख सकते हैं भाई 16 से अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू रहेगी 7.968 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं 7.968 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप क्या है ई बी बार बोल सकते हो, किसके लिए भाई, ऑक्सीजन के न्यूक्लियन को फ्री कराने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू है। तो ये तो अपन ने एक एग्जांपल दिया है आपका। अब देखो सभी एलिमेंट्स के अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उन सभी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है वो अपन इस ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ के अंदर देखो एक साइड में तो मैंने लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी बार, ये किसको शो कर रहा है भाई, ई बी बार को शो कर रहा है। ये मास नंबर ए जो उसकी जो सभी की वैल्यू है 50, 100, 100 ये सारी अपने ले ली। अब देखो सारे शुरुआत हाइड्रोजन से कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के जो है आपको दिख रहे हैं जो H2 आपको इसका मास नंबर 3 हाइड्रोजन का, ये फिर हीलियम लिथियम, ये सारे एलिमेंट अपन यहाँ पे ग्राफ के ऊपर शो नहीं कर सकते, कुछ कुछ एलिमेंट अपन ने यहाँ पे शो करके बताए। अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग वाले जो छोटे एलिमेंट हैं उनकी सभी की वैल्यू, एक तो आप देख रहे हो सभी के लिए ये पॉजिटिव कर्व है, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सभी न्यूक्लियाई के लिए क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, पहली बात। दूसरी बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 4, 12, 16 ये जो एलिमेंट होते हैं जिनका ए की जो वैल्यू होती है कितनी भाई 4, 12, 16, जो 4 वाली टेबल के अंदर आ रहे हैं वो अपने पड़ोसियों से यानी जो उसके पास जो एलिमेंट हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल हैं, उनसे ज़्यादा क्या है भाई स्टेबल हैं, उनसे ज़्यादा स्थायी हैं, वो कहने का मतलब ये है। दूसरी बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनकी पीक वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है ये, और ये नीचे वाले लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, अपने लो स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। ये कौन से भाई, लिथियम जो पड़ोसी है ना इनके, लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसकी क्या है लो वैल्यू शो कर रहे हैं। इसके बाद में अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो Fe के लिए होती है, आयरन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो Fe यानी अब ये आपको याद रखना है 56 के लिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो याद रखनी है, 26 जो Fe है वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बुकों में 8.75 लिख रखा है तो उसमें आप कंफ्यूज ना होना, तो लगभग ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बराबर होती है। तो यही रीज़न है कि ये जो अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा जो पिघली हुई अवस्था में मिलता है वो क्या है, आयरन ही मिलता है। तो आयरन का जो स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है और उसको याद रखना है 8.8 होती है। इसके बाद में देखो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वापस क्या है घटने लगी, इससे पहले भी क्या है कम हो रही थी, इसके आगे भी चलेंगे तो भी कम हो रही है। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है, जो बीच वाले जो मिडल वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो एवरेज वैल्यू है वो लगभग कितनी होती है भाई 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी इन सभी की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे अब देखो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो मास नंबर आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या क्या है उतनी एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेगी। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस एलिमेंट के अंदर और न्यूट्रॉन यानी लगभग बराबर रहते हैं तो वो तो रहता है स्टेबल, और जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है बढ़ जाती है
प्रोटॉन की बजाय, तो वो क्या होने लगते हैं, अनस्टेबल होने लगते हैं, तो फिर वो क्या है, टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके आगे फिर अपन देख रहे हैं कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, घटती जा रही है। और ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 200 के आसपास वाले एलिमेंट्स जो लास्ट वाले हैं, जो अपन क्या है कि वो टूटने के क्या रहती है, उनकी प्रवृत्ति रहती है, और वो दो हल्के न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होकर न्यूक्लियर फ्यूजन वाली रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जो आगे की तरफ अपन क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। जबकि इन न्यूक्लियन की बात करें तो ये क्या है, लाइट एलिमेंट है, और ये लाइट क्या है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो भी क्या है, कम है। तो यहाँ पे इनकी जो नेचर होती है वो क्या है, जुड़ने की होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे अपन देखेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो क्या है, फ्यूजन को शो कर रहे हैं, तो यानी ये अपने क्या है, जुड़ने की प्रवृत्ति कर रहे हैं। और जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हो चुके हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, बढ़ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये आपको ग्राफ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में आ भी जाता है, तो आपको ईजिली इसको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, एफ ही सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो ये एक ग्राफ आपका क्या है, कंप्लीट हुआ। इसका आप एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना बड़ा न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसके लिए अभी तक इन्वेंशन चालू है, उसका अभी पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला अभी नहीं आया है। इसके ऊपर जो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो फोर्स चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, अभी तक इसका एनालिसिस चल रहा है। लेकिन ये चेंज हो रहा है इतना ज़रूर है, लेकिन अभी तक इसका फॉर्मूला नहीं बना है। अब देखो इससे जुड़ी हुई बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले अपन ने समझ लिया कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको बांधे रखने के लिए, यानी उसको अंदर न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखने के लिए एक फोर्स लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हैं, उनमें से ये भी एक फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रो या कूलामिक फोर्स है, तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हैं। तो उनमें सबसे पहले यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है चारों में से, तो वो है आपका, याद रखना है, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और वो रेंज मैंने आपको बताई थी, साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी मीटर, इसी रेंज के बराबर इसकी रेंज होती है। तो 1 फर्मी मीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी रेंज बोल सकते हैं, बहुत कम होती है। अब देखो इसके ऊपर क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये अपन एक ग्राफ से अपन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच में जो ग्राफ है, यानी रेडियस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो ग्राफ खींच रहे हैं, तो वो ग्राफ आपको जो ग्रीन जो मार्कर से मैंने शो किया है, इस तरह का ग्राफ आपका आता है। देखो यहाँ पे अपन 0.8 फर्मी मीटर, इसके ऊपर जो इसकी वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, वो नेगेटिव और सबसे कम वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 0.8 फर्मी मीटर के ऊपर जो दूरी है उसके ऊपर ये फोर्स सबसे ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। यानी यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जो किसको शो कर रही है, आकर्षण, यानी वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यहाँ पे लग रहा है। इससे भी कम डिस्टेंस अपन देखें 0.8 से जो आर की वैल्यू है वो लेस देन करें, तो अपन लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ रही है, और ये पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव आते ही यहाँ पे उसकी जो नेचर है, न्यूक्लियॉन्स की जो नेचर है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिपल्सिव हो जाएगी। ये देखो मैंने ऊपर लिखा है रिपल्सिव, यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके अलावा अपन इससे ज़्यादा चले तो इसके ऊपर तो आपको याद रखना है लेस देन 0.8 के ऊपर क्या याद रखना है, रिपल्सिव होता है। और इससे बड़ा होने पे r ग्रेटर देन 0.8 लेंगे तो उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी भाई, अट्रैक्टिव। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वो क्या है, लगातार जीरो को टच नहीं कर रही, इनफाइनाइट तक जाकर वो जीरो को टच करेगी। तो आपको ये चीज़ दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है कि जब डिस्टेंस कम रहती है, यानी न्यूक्लियस की साइज़ के अंदर जब डिस्टेंस 0.8 से कम रहती है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, और जब इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो आपका क्या है, अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है। अब दोनों ही नेचर शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अपन दूसरी बात अपन देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जैसे प्रोटॉन के बीच में
पी एन के बीच में, एन पी के बीच में और एन एन के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि कोई भी चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। आप देख पा रहे हो कि प्रोटॉन तो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपल करने चाहिए थे, लेकिन ये रिपल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, यानी जो अपन ने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा है चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, यानी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड ये बिल्कुल नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है चारों फोर्सों में से, और ये क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी न्यूक्लियाई के जो अपन यहाँ पे प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या होगा, आपका सेम नेचर का होगा। तो ये ग्राफ के अंदर से अपन क्या है, इसके बारे में कुछ अपन क्या है स्टडी की है, तो इसको आपको क्या है बेसिकली ध्यान में रखना है। ओके, अपना न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर देखो न्यूक्लियाई से रिलेटेड जितने जो रिएक्शन हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन। जो केमिस्ट्री में अपन बहुत सारी रिएक्शन पढ़ते रहते हैं, उसी तरह से अपन यहाँ पे भी अपन क्या है न्यूक्लियाई से रिलेटेड एक रिएक्शन देखो दो टाइप के होंगे, एक फ्यूजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन के अंदर क्या होगा कि अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हैवी, मैंने आपको बताया था जिनकी जो आगे वाले जो एलिमेंट थे जो अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के अंदर बताया था, तो जो हैवी जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो क्या रहते हैं, टूटने की, यानी फ्यूजन वाली रिएक्शन को वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक न्यूट्रॉन की इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं यूरेनियम की, तो यहाँ पे इसका मास नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, 236 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो वो क्या है, टूटेगा। तो टूटेगा तो किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि 56, 36 ये इन दोनों का सम करें तो 92 आ जाएगा। यहाँ पे 144 और 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन ये अलग से क्या है, इमिट करेगा। तो ये 3 न्यूट्रॉन आप अलग से लिखने हैं, प्लस एनर्जी और रिलीज़ करता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई जिसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूजन। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हैवी न्यूक्लियाई था वो क्या है, टूटकर क्या है, दो लाइट में क्या है, कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरीके से अपन इसको एक रिएक्शन और भी याद कर सकते हैं, सेम ही रिएक्शन है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूरेनियम को क्या कर रहे हैं, 92, 30 वापस न्यूट्रॉन की अपन इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो 236 मास नंबर हो गया। और फिर ये Sb एंटीमनी और निवेडियम में क्या है, कन्वर्ट होकर ये 4 न्यूट्रॉन को यहाँ पे क्या है, और इमिट करेगा। तो अपन यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि 3 न्यूट्रॉन हो रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन दोबारा यूरेनियम पे अटैक करेंगे, तो एक 3 फ्री कर रहा था तो 3 अपने 9 फ्री करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या है, लगातार क्या है, बढ़ती रहेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन बन गई जिसको अपन ने देखो नीचे ग्राफ से भी शो कर रखा है, आपके डायग्राम से भी शो कर रहा है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की अपन इस यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन अलग हो गए, प्लस 3 न्यूट्रॉन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 3 न्यूट्रॉन हैं जो किसको के ऊपर क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन है भाई 1 and 0, ये तीनों क्या है, न्यूट्रॉन है। अब यूरेनियम पे दोबारा अटैक कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे देखो दोबारा एक न्यूट्रॉन वापस 3 फ्री करेगा, ये न्यूट्रॉन वापस 3 फ्री कर रहा है, ये न्यूट्रॉन दोबारा 3 फ्री कर रहा है, ये आगे वापस तीनों क्या है, दोबारा यूरेनियम से अटैक करेंगे तो वापस एक 3 फ्री करेगा। तो यहाँ पे क्या है, लगातार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, लगातार बढ़ते ही जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल क्यों, क्योंकि 1 से 3 फ्री हो रहे हैं, तो 3 से कितने फ्री हो गए, 9 फ्री हो गए, तो 9 से कितने होंगे, 27। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये कंटिन्यूस क्या है, वैल्यू लगातार न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, उस टाइम पे एनर्जी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ये अनकंट्रोल रिएक्शन हो गई, जो अपन यहाँ पे क्या है, जो एटम बम, जो परमाणु बम होता है उसके अंदर और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर अपन इसका यूज करेंगे। तो ये अनकंट्रोल। अब इसको देखो डिफाइन करने के लिए कंट्रोल है कि अनकंट्रोल है, उसके लिए अपन एक कोफिशिएंट लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन कोफिशिएंट। फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर के से डिनोट करते हैं। तो के क्या होता है, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर
यानी बम्बार्ड यानी एक स्टेप से पहले वाली अपन यहाँ पे काउंट करेंगे और जस्ट उसके बाद में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, तो उन दोनों के रेशियो के आधार पे अपन इसको क्या है डिफाइन करेंगे। तो अपन यहाँ पे देखो इनिशियल में तो कितना ले रहा था 1 और यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन फ्री हो रहे थे 3। तो इसी रिएक्शन के साथ अपन इस स्टेप के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, तो आगे वाली स्टेप में आफ्टर रिएक्शन तो कितने हो रहे हैं 3 और यहाँ पे कितने हो रहे थे भाई 1। तो यहाँ पे अपन जो वैल्यू देखेंगे वो 3 आ रही है। तो के की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। कितनी आ रही है भाई, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो अपन यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है जो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके अलावा यदि अपन यहाँ पे देखें कि इधर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और आगे कम फ्री हो रहे हैं, तो उस टाइम पे लेस देन आ जाए, ये तो क्या हो जाएगी अनकंट्रोल। यदि के की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो वो क्या आ जाएगी कंट्रोल, और के की वैल्यू आपकी 1 आ जाए तो उस टाइम पे वो क्या है कंटिन्यूस क्या है चलती रहेगी। कंटिन्यूस का मतलब लगातार एक न्यूट्रॉन फ्री होता चलेगा और साथ साथ रिएक्शन भी क्या है कंप्लीट होती चलेगी। तो ये अपना क्या था फिजन का एक छोटा सा क्या था पोर्शन था। अब नेक्स्ट अपना बेटा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो डायग्राम से समझते हैं कि एक पूरा अपने जैसे बंद कमरा होता है उसको पूरा खिड़की दरवाजे कुछ नहीं होता है, एकदम मोटी दीवार से सील्डिंग करके ये एक चैम्बर बनाया जाता है जिसके अंदर अपन यहाँ से ग्रीन जो मैंने यहाँ पे रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पिलर से दिखाई दे रहे हैं ये तो है यूरेनियम को शो कर रहे हैं, यानी ये क्या होता है भाई फ्यूल। तो यहाँ पे यूरेनियम फिक्स रहता है, ये क्या है आपका यूरेनियम की पिलर है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या है कि इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो एक न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन अभी अपन ने जस्ट की थी, यूरेनियम के साथ ही अटैक करेगा एक न्यूट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होकर वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 न्यूट्रॉन वापस फ्री करेगा, तो 3 न्यूट्रॉन वापस यूरेनियम पे अटैक करेंगे, तो 3 से 9 फ्री 3 से 9 फ्री होंगे और 9 से 27 फ्री होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है लगातार बढ़ते जाएंगे, क्विकली एक्शन होता है। तो उसको अपन फिर सफिशिएंट मात्रा में अपने को क्या है एनर्जी मिल जाती है, तो उस टाइम पे फिर अपन क्या करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर से क्या है कंट्रोल रोड्स का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो अपन यहाँ पे मोटे मोटे तौर से अपन देखो इसको अलग से डिफाइन करें तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल के रूप में अपन काम में ले रहे हैं, तो फ्यूल के रूप में अपन यूरेनियम को काम में ले सकते हैं। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 है ना, तो इन सभी को अपन क्या है प्लूटोनियम PU को भी अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है जो हैवी जो मास नंबर वाले एलिमेंट हैं इन्हीं को अपन क्या है फ्यूल के रूप में अपन यूज करते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपन ने यहाँ पे क्या है कंट्रोल रोड्स जो अपन काम में ले रहे हैं, तो कंट्रोल रोड्स किसकी बनी होती हैं, देखो ये बनी होती है कैडमियम की CD, ठीक है, कैडमियम की बनी रहती हैं। तो कैडमियम और बोरोन की बनी रहती हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्या है एनर्जी को या न्यूट्रॉन को वो क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगातार बढ़ रहे थे उनको वो क्या कर लेते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब्जॉर्ब करने से फिर वो रिएक्शन क्या है कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा अपन तीसरी जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं मॉडरेटर की। मॉडरेटर, तो मॉडरेटर के रूप में अपन यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं कि अपन मॉडरेटर के रूप में जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसकी जो स्पीड है वो क्या है बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हैवी डेंसिटी वाला कोई भी वाटर ले सकते हैं जिसकी डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो अपन यहाँ पे D2O जो हैवी वाटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ग्रेफाइट का भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट का भी मॉडरेटर के रूप में अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बेरियम सल्फेट एक वैल्यू और होती है तो उसको भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चौथी अपन बात करें कि अपन यहाँ पे कूलेंट के रूप में देखो कूलेंट के रूप में अपन को किसका यूज़ करना है, तो कूलेंट के रूप में अपन जो कूलिंग के रूप में अपन यहाँ पे नॉर्मल जो वाटर होता है H2O का यूज़ कर सकते हैं। अपन यहाँ पे हवा का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कूलेंट के रूप में अपन यानी उसका जो टेम्परेचर है वो उसको कूल करने के लिए अपन यहाँ पे कूलेंट के रूप में H2O और एयर इनका अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो बचता है वो पूरा सील्डिंग, तो ये जो सील्डिंग जो बना होता है फिफ्थ जो पॉइंट होता है वो किसका होता है,
सीमेंट और कंक्रीट का, और कंक्रीट का बना होता है पूरा का पूरा। ये जो क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उससे जो रिएक्शन होती है तो उससे क्या है बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकलती है जो अपनी बॉडी के लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा घातक होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो उसको का बचाने के लिए ये जो मोटी दीवार है, ये काफ़ी मोटी दीवार बनाकर अपन इसका क्या है इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हीट अपन यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो हीट यहाँ से जा रही है कूलेंट के द्वारा। तो कूलेंट जो H2O के रूप में अपन ने यहाँ पे मैंने लिया है तो वो क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्टीम क्या है जाके टरबाइन के ऊपर कन्वर्ट होगी। तो हीट एक्सचेंजर यानी वो क्या कर रहा है हीट का एक्सचेंज करते हुए स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और स्टीम वहाँ पे टरबाइन के ऊपर जाकर वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी जनरेट करेगी। तो अपन यहाँ पे क्या है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हीट एनर्जी को अपन लाइट एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था एक छोटा सा टॉपिक क्या था न्यूक्लियर रिएक्टर था। तो इसको आपको क्या है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट अपना बड़ा बच्चा है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसके अंदर देखो दो लाइट एलिमेंट मैंने आपको बताया था जुड़कर क्या है एक हैवी न्यूक्लियाई को बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का अपन ने यहाँ पे लेकर सोल्व कर रहे हैं, तो 1H1 यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होकर यहाँ पे देखो 1H2 अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये बन रहा है। साथ में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या हो रहा है अलग से इमिट हो रहा है। ये जो पार्टिकल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये अपन आगे बड़ी क्लास में पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या है अलग से इनकी स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे सीधा याद रखना है। प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो रही है इमिट हो रही है। तो यहाँ पे वापस 1H2 दोबारा ऐड होंगे तो यहाँ पे हीलियम बन जाएगा। देखो 1H यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 पे हीलियम आता है, तो हीलियम के अंदर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन फ्री हो गया, तो 2 और 2 यहाँ पे 3 और 1 ये देखो कंप्लीट बैलेंस हो रहा है, और प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वापस यहाँ पे 1H2 जोड़कर 1H3 या 1H1 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो अपन यहाँ पे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के अंदर, फिजन में तो अपन ने पढ़ लिया था क्या न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम, वो उसके एग्जाम्पल थे। और यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है स्टार्स और सन देखो अपने को करोड़ों वर्षों से अपने को क्या है इमिट कर रहा है एनर्जी को। तो ऐसा उसमें क्या है कि उसकी एनर्जी क्या है कभी कमी नहीं हो रही, तो उसका रीजन है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन के अंदर उसने क्या है कि जो लाइट एलिमेंट है वो लगातार हाइड्रोजन क्या है हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, वो सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या है लगातार वहाँ पे चल रही है। तो इस बात को आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर क्या करना है ये छोटी सी रिएक्शन है, और आगे भी अपन वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए आपके हमारे साथ। ओके।